पहली जनगणना कराने वाला देश, विश्व में पहली जनगणना कराने वाला देश, विश्व में प्रथम जनगणना कराने वाला देश। ठीक है, तो विश्व में प्रथम जो जनगणना कराने वाला देश है उसका नाम है स्वीडन। ठीक है, विश्व में प्रथम जनगणना कराने वाला देश है स्वीडन। ठीक है, और स्वीडन ने जनगणना कब शुरू की? बिल्कुल सही है, आंसर लिखो 1750 ब्रैकेट में 1750। विश्व में प्रथम जनगणना कराने वाला देश स्वीडन था और उसने कब कराई थी जनगणना? 1750 में, 750 में कराई। ठीक है, अब ध्यान सुनना, स्वीडन ने ये पहली बार लोगों को थिंकिंग दी कि पॉपुलेशन काउंटिंग होनी चाहिए, कि हमें पता चले कि हमारे देश में कितने लोग हैं। बात को समझना, उसके बाद उसने नहीं कराई। उसको लगा कि एक बार गिन लो, समझना, और फिर कभी गिन लेंगे हम लोग, 25-30 साल बाद, 40 साल बाद फिर गिन लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन उसने उस चीज को, उसका जो कहते हैं ना कि अर्थ था, वो नहीं समझ पाए वो लोग कि इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक सबसे पहले समझा था अमेरिका ने, कि हमको कितने सालों के अंतराल पे गिनना चाहिए जिससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है लाइफ में। ठीक है, तो जो ग्रोथ रेट है, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, उससे भी फर्क पड़ता और तुमको कंट्रोल करने की भी पावर मिलती है। मान लो कि 10 साल पहले जो हमने जनगणना काउंट की और 10 साल बाद हमने जो करवाई, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आने वाले 10 साल के बाद हम कानून बना सकते हैं। अब मान लो आपने 50 साल बाद कराई और जो ग्रोथ रेट होगी वो बढ़ गई और वो बढ़ती चली गई। अब 50 साल बाद तुमने कराई, तुम्हें पता चला कि आंखें खुल गई, इतनी ज्यादा हो गई, तो ओवरलोड हो गई जनसंख्या हमारे यहाँ, फिर क्या दिक्कत है? कोई उपाय ही नहीं है तुम्हारे पास। तो इसलिए अमेरिका ने डिसाइड किया था कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए इसका, कि किस टाइम के अंतराल पे जनगणना को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगला पॉइंट लिखो, विश्व में प्रथम 10वीं जनगणना कराने वाला देश। 10वीं का मतलब होता है डेकेड में, 10 साल में। विश्व में प्रथम 10वीं जनगणना कराने वाला देश, विश्व में प्रथम 10वीं जनगणना कराने वाला देश, विश्व में प्रथम 10वीं जनगणना कराने वाला देश। ठीक है, आंसर लिख लीजिए अमेरिका। विश्व में प्रथम 10वीं जनगणना कराने वाला देश अमेरिका, और ब्रैकेट में लिखो 1790, 1790 में जो है उन्होंने कराई थी। और विश्व में पहली 10वीं जनगणना, मतलब डेकेड वाली, 10 साल के अंतराल पे जो हम लोग जनगणना करते हैं ना, उसका जो सिचुएशन है कि 10 साल में होनी चाहिए, हर 10 साल में हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही, दुनिया में भी हो रही है, उसका जो सबसे पहले सुझाव या सबसे पहले जो इंप्लीमेंट किया था वो किसने किया? अमेरिका ने, कि हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए, और 1790 में उन्होंने पहली बार कराई थी। ठीक है, नीचे लिखो, मानव जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में, मानव जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में। ठीक है, मानव जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में। तो नीचे लिखो मवेशी, ब्रैकेट में जानवर, मवेशी दूसरा पॉइंट है, मवेशी ब्रैकेट में जानवर, मवेशी ब्रैकेट में जानवर की गणना, जानवरों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में। अभी हम समझा दे रहे हैं, मवेशी ब्रैकेट में जानवरों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, बाघों की गणना, टाइगर, बाघों की गणना प्रत्येक, बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। अब बात को समझना, मनुष्य में तो गणना करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, उसके पास आइडेंटिटी के बहुत सारे साधन है, नाम है, फिंगरप्रिंट है, तमाम तरह के डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमारे पास, हमें तो काउंट करने में कोई किसी को परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम जानवरों को कैसे काउंट करते हैं? तो जानवरों को हम उनको काउंट नहीं करते जो रोड पे घूम रहे हैं, पहली चीज समझ लो। जो जंगलों में है, रोड पे हैं, उनको हम काउंट नहीं करते। हम काउंट करते हैं जानवरों की गणना में मवेशियों को। मवेशियों का मतलब होता है पालतू जानवर जो घरों में पाले जा रहे हैं, हम उन्हें काउंट करते, चाहे वो गाय हो, भैंसे हो या कोई और जानवर हो। अगर जो पाला जा रहा है उसी को काउंट करना संभव है। जंगलों में कैसे काउंट करोगे?
संभव ही नहीं है ना वो चीज, जो संभव नहीं है तो उसको कैसे लो लोगे। तो जानवरों में हमेशा ध्यान रखना किसकी गणना होती, मवेशियों की, जो पालतू हैं। और बाघ इसलिए काउंट किए जाते हैं क्योंकि बाघ जो है वो रेड डाटा सूची में है, और वो खतरे के, आपका बिल्कुल टारगेट पे है, खतरे की लाइन की जरा से ऊपर है, ऊपर भी नहीं है, वो खतरे की लाइन पे ही खड़े हो कि वो कभी भी जो है खत्म हो सकती है प्रजाति। और एक समय तो ऐसा आया था कि दुनिया को लग रहा था कि अब तो शायद वीडियो पे ही देखेंगे हम बाघों को। 2010 की बात है, 2010 में, विश्वास मानो या ना मानो, 500 कुछ बाघ बचे थे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं अकेले, पूरे वर्ल्ड में 500 कुछ बचे थे। और लग रहा था कि अब शायद दुनिया में बाघ नहीं बचेगा। और जैसे आजकल हम देखते कि बहुत सारी जो पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं वो लुप्त हो गई। ठीक है, उसके पीछे बहुत वजह हैं, क्लाइमेट चेंज है ना, आपका ग्लोबल टेम्परेचर है, बहुत सारी वजह हैं। जैसे गौरैया चिड़िया को देखो, अब कहाँ दिखती है, पहले घरों में कोनों में घोंसले बनाती रहती थी, अब नजर नहीं आती। ठीक है, तो आपका जो है कौवा देखो कहाँ नजर आ रहा है, पहले कितनी आवाजें आती थी, कान पे मिलती रहती थी। मोर देखो धीरे धीरे वो लुप्त होने की कगार पे जा रही हैं। बाज और गिद्ध जो थे, ईगल, वो तो खत्म ही हो गए, लगभग शून्य के बराबर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम उनको देखो, नीलकंठ को, वो अब रेयरली तुम्हें दिख जाए तो बड़े भाग्य की बात। तो ये सब कैसे खत्म होगा। अब इंसान की अच्छी खास बात क्या है, इंसान ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा, मौसम परिवर्तन हो रहा, उसके हिसाब से वो अपनी चीजें बना लेता। ज्यादा ठंड पड़ेगी, हम ज्यादा अच्छा स्वेटर ले लेंगे और अच्छा बना लेंगे। समझ में आ रही है, हम बुद्धिमान ही इतने अपना बुद्धिजीवी हो गए हम लोग कि हम क्लाइमेट को खुद ही चेंज कर रहे हैं, और उससे जब परेशान होते तो हम अपना उपाय खुद ही ढूंढ लेते हैं। गर्मी पड़ रही, एसी ले ली। आपको नहीं लग रहा कि पहले एसी एक सुपरमेसी का प्रतीक था। ऐसा फील होता कि नहीं होता, जिनके घर में एसी होती थी वो लगता था कि बहुत बड़े आदमी होंगे। ठीक है, अब क्या है, अब झुग्गी बनी, झुग्गी, ऊपर टीन लगा है छत में, लेकिन एसी है। तो ये चीजें चेंज हुई हैं दुनिया में, और इन्हीं चीजों से क्लाइमेट चेंज हुआ है, और उसी वजह से दुनिया भर की तमाम प्रजातियों पर असर पड़ा। मनुष्य पर इसलिए असर नहीं पड़ा क्योंकि मनुष्य चतुर है, तो मनुष्य ने अपने हिसाब से चीजें बदल ली हैं। अब कोविड आया था, ये किस चीज का परिणाम है, अधिक चतुरता का। ठीक है, अधिक चतुरता का तो है ही परिणाम। अब कोई खूब छुपा ले, लेकिन वो जो असलियत बात है, वो कोई नेचुरल वायरस नहीं था। ओरिजिनल हकीकत यही है, वो बायो वेपन था, वो लीक हुआ था। अब बायो वेपन ऐसे होता है कि जब फैलेगा तो फैलेगा फिर दुनिया भर में। जैसे इबोला वायरस को बायो वेपन बनाने की कोशिश करी गई थी। इबोला वायरस का नाम सुना, अफ्रीका में था। ठीक है, युगांडा, लुसाका और नाइजीरिया और तमाम जगहों पे, केन्या, इधर पे इबोला नाम की एक नदी है। 1971 में देखा गया कि उसके आसपास जो आदिवासी लोगों का समूह रह रहा है, उनको एक खास तरह की बीमारी हो रही है, जो जिसमें स्किन जो है वो गल जाती है, और आंखों का जो कलर है एकदम सफेद हो जाता है पत्थर की तरह, और 21 दिन के अंदर अंदर जो भी संक्रमण में आएगा उसकी मौत हो जाएगी। अब उधर के लोगों के लिए वो आफत, दुनिया की जो समाज सेवी संस्थाएं उनके लिए चैलेंज, और जो गलत सोच वाले उनके लिए मौका कि अगर हमें वायरस अपने दुश्मनों में छोड़ दें तो। समझना, तो चाइना ने अपने एक जासूस को पूरा एकदम तैयार कर लिया कि तुम जाओगे अफ्रीका और अपनी बॉडी में इन्फेक्ट करके आओगे इबोला वायरस, और इंडिया में उसको रिलीज करोगे। अब किस्मत हमारी कहां अच्छी रही, पढ़ लेना, गूगल पे है मामला पूरा। तो आगरा से जिला अस्पताल से एक एजेंट गिरफ्तार हुआ था चाइना का, वो इबोला अपने बॉडी में लाया, आगरा आया, और वो स्टोर रूम में घुस गया जिला चिकित्सालय, जिसमें आरएनएस और डीएनएस की बोतलें रखी थी, और उसमें खून अपना निकाल निकाल के उसने एक एक बूंद, दो दो बूंद हर बोतल में मिलाया, और तकरीबन 5-6 हजार बोतलों में उसने खून मिलाया था। ठीक है, ताकि एक बार इस चैन बन जाए, उसके बाद कोरोना की तरह रुकेगा थोड़ी फिर वो, और फिर इतनी मौतें होंगी कि जिसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं है भारत जैसे देश में। तो अच्छी बात क्या थी कि एबोला जो वायरस था उसको चाहिए हाई टेम्परेचर सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, लो टेम्परेचर सर्वाइव नहीं करता वो, और हमारे यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है इंडिया में। दुनिया भर में हम लोग कौन से देश हैं, हम लोग हैं जो कहते हैं ट्रॉपिक्स वाले देश हैं हम लोग, यानी उष्ण कटिबंध हिंदी में, ट्रॉपिक्स जोन वाले। उसमें क्या है, क्लाइमेट और जो मौसम होता वो डेली बेसिस पे काम करता। हमारे यहाँ एक जैसा मौसम कहाँ है, कल इतनी ठंड थी आज कम हो गई, कल कोहरा था आज नहीं था। तो हमारे यहाँ फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा है, और हमारे सर्वाइव नहीं कर पाया वो वायरस। जब तक पता चला हड़कंप मच गया,
2 महीने में पहले जो इलाज कराने गए थे आगरा में, उन सबको, जितने मरीज गए थे सोचो, सबकी जांच कराई गई। तो फाइनली जब रिजल्ट आया कि हमारे पास बोला हमारे क्लाइमेट में जिंदा नहीं रह सकता, कल्पना करो वो जिंदा हो जाता तो। इसको पता क्या नाम है इसको, आजकल इसको बोलते हैं साइलेंट वॉरफेयर। ये वो युद्ध है जो किसी को बिना हथियार, बिना गोली और बिना मिसाइल के मारा जा सकता है। ये है बायो वेपन। तो ये खतरनाक चीजें हैं। तो सेम जो है चीजें बढ़ती हैं और चल रही दुनिया भर में। इसलिए जितना कम जानो उतना सुकून से रहो। गाजर को बोला हलवा खींचो, सो आराम से। लिखो अगला। तो तो अच्छा, अब बाघों की गणना के क्या उद्देश्य है? अब बाघों की कैसे होती होगी? हमारे पास तो आइडेंटिटी है, हमारे पास तो फिंगरप्रिंट है, आधार कार्ड है। तो बड़ा सिंपल है, बाघों की काउंटिंग होती है, उसको कैसे होती है? कैमरे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और कैमरे जो जंगलों में लगाते हैं ना, तो सेंसर वाले होते हैं वो, कि बाघ गुजरेगा या कोई भी जानवर गुजरेगा तो वो फोटो क्लिक करते हैं अपने आप, ठीक है। तो 1-2 महीने तक छोड़ देते उनको लगा के। उसके बाद वो सारे फोटो कलेक्ट कर लेता, लाखों फोटो कलेक्ट करते हुए। फिर उन सारी फोटोओं को सॉफ्टवेयर में डाला जाता, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग है, हमारे सबके डीएनए अलग अलग है, वैसे ही बाघों में जो बॉडी जो वो होते हैं ना, लाइनें, लाइन्स होती है बॉडी पे, वो बाघों का फिंगरप्रिंट है। वो टाइगर में बॉडी पे जितनी लाइन्स होंगी वो हर एक टाइगर पे हर एक अलग अलग जो है पैटर्न में होंगी, और वो उनका फिंगरप्रिंट है। और वो हम जनरली तौर पे तो हम नजर नहीं कर सकते ना हम जज कर सकते, तो मशीन उसको जज करती। और हमने ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया है बाघों की काउंटिंग करने वाला, दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया था, हमने ही किया। और उसके बाद बाघों की जो काउंटिंग होती है वो एक्यूरेट इसीलिए तो आती है, पढ़ना का भी गूगल पे, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे नहीं होगी, एक्यूरेट होगी वो। और वो एक्यूरेट इसलिए होती क्योंकि वो कंप्यूटर का काम है, इसलिए उसमें गलती नहीं होती, बिल्कुल फिक्स निकलता है कि इतने टाइगर इंडिया में अभी इस समय है। समझ गए? तो बाघों की काउंटिंग ऐसे की जाती। ऐसे थोड़ी करोगे बाघों की काउंटिंग के आओ लगाओ इधर पे अंगूठा, जाओ हो गया तुम्हारा, ऐसे करोगे क्या? है? चलो अगला लिखो। है? अभी तुमने उसको सुना, माया का नाम सुना? माया का किसने सुना? माया का नाम? तुम लोग गजब लोग हो भाई साहब, ऐसे लगता है मैं कहीं जैसे मंगल से आए हो। हैं? माया का नाम सुना किसी ने? माया एक बाघिन है, ठीक है। और उसकी जो वॉक है ना, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। लोगों को जो मॉडल है ना, मॉडल दुनिया भर के, उनको सिखाई जाती कि माया की तरह चलो, ग्रेसफुल वॉक इसको बोलते हैं ना, कि अगर तुम उसको चलते देख लो तो तुम सब भूल जाओगे दुनिया का, उसी को चलते देखोगे। इतनी गजब एटीट्यूड के साथ चलती है। होता ना, चलने में भी एटीट्यूड होता लोगों का। कुछ लोग ऐसे आते मरेला टाइप के, सब कुछ छिन गया इनका। और कुछ लोग ऐसे सिकंदर की तरह के, सब कुछ हमारा है, हर कदम हमारा है। तो वो एक अलग अलग वो होता ना चीजें। तो वॉकिंग स्टाइल भी सबके अलग अलग है, तो इसलिए वो उसको कंपेरिजन किया जाता है माया को। अब अगला पॉइंट लिखो। देखो, भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना 1872 में, 1872, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। लॉर्ड मेयो, मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, ठीक है, जो असफल रही थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, जो असफल रही थी, जो असफल रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे भारत की राष्ट्रीय जनगणना कहा जाता है। लेकिन फिर भी इसे भारत की राष्ट्रीय जनगणना कहा जाता है। लेकिन फिर भी इसे भारत की राष्ट्रीय जनगणना कहा जाता है। फिर भी इसे भारत की राष्ट्रीय जनगणना कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय जनगणना कहा जाता है। राष्ट्रीय जनगणना कहा जाता है, ठीक है। अब भारत में अटेम्प्ट कराई गई पहली बार, और वो भी फेल हो गई। उसका फेल होने का रीजन, फेल होने का रीजन बड़ा सिंपल था। आज भी गांव में एजुकेशन रेट हमारे पास बहुत लो है, ठीक है। शहर में एजुकेशन रेट बहुत अच्छा है। अब अंदाजा लगा लो आप इस बात से कि अभी हम कल ही पढ़ रहे थे कि गांव का जो शहर का एजुकेशन रेट है वो 75% के आसपास है, और गांव का लगभग 65 और 60 के आसपास एजुकेशन रेट। और वो भी एजुकेशन रेट
का मतलब समझते हो कि जो नाम अपना लिख ले और पढ़ ले वो एजुकेशन रेट में शामिल हो जाता है। तो फिर तो जो समझ रेट अगर हम समझ के हिसाब से देखें तो वो तो बहुत नीचे चला जाना है, वो तो 10-20% पे आएगा कि जहां लोग समझदार पाए जाएं। गांव में आज भी चले जाओ तुम सरकारी योजना लेके, चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर कि हम आधार कार्ड पहले लिखो, पता चला हमारा नंबर आते आते पैसा खत्म ना हो जाए। समझ में आई बात? एक सर्वे होता, बीएड कितने लोगों ने किया? बीएड करना, बीएड में टीचिंग होती है और एक ग्रामीण सर्वे के लिए भेजा जाता है टीम को, ग्रुप बाय ग्रुप, ठीक है, गांव में भेजा जाता है। उसमें देखना तुमको असलियत फील आएगा कि अधिकारी बनने के बाद कैसा कैसी जगह में काम करना पड़ता है। तो उसमें वो होता कि गांव भेजते थे सर्वे करने के लिए, टॉयलेट का सर्वे करो या किसी चीज का सर्वे करो, तुम देखो 4 महीने से 4 पाई डली होंगी, और जैसे ने सुना कि कोई लिखने वाला आया है 12,000 मिलेंगे टॉयलेट बनाने के लिए, आधार कार्ड ढूंढ ढाल के मर मरू के तुम्हारे पास आ जाएंगे चल चलू के कि हमारा लिखो, हमें चाहिए। तो वो चीजें गांव में अभी भी हैं। सोचो 2025 चल रहा, और हम कब की बात कर रहे हैं? 1872 की। तो तब सोचो कोई अधिकारी गांव में गया होगा नाम दर्ज करने के लिए तो क्या हाल रहा होगा लोगों का। तो लोगों ने 4 से 6 बार कराया उसको नाम दर्ज, एक बार और लिखो तुम, वो फेल हो गई कहानी। और सेटअप था नहीं, सिस्टमेटिक होता तो कुछ बनता बात। अब एक व्यक्ति का 6 बार नाम लिख गया तो वो कहानी खत्म हो गई। रजिस्टर कुछ और दिखा रहा, हकीकत कुछ और दिखा रही, तो वो पूरी कहानी असफल हो गई। अगला लिखो, भारत में पहली सफल जनगणना। अब सक्सेसफुल कब हुई? हाँ, भारत में पहली सफल जनगणना, भारत में पहली सफल जनगणना, भारत में पहली सफल जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, ठीक है। बस यहां से फिर हमारा 10 साल का सेटअप शुरू हो गया, और हर 10 साल में हमारे पास पॉपुलेशन क्या हुई? काउंट होती चली गई। और फिर हर 10 साल में, इसलिए वो देखो 81 से 1 वाला सेटअप अभी भी है हमारे पास, 2001, 2011, 2021, क्योंकि वो कभी रुकी नहीं और हर 10 साल में होती रही हमारी काउंटिंग, इसलिए वो 10 साल का जो 1 वाला लॉजिक है। क्या 21 वाली कोविड चल रहा था तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, अभी तो चल रही 21 वाली चल रही ना अभी, बस तो वो काउंट नाम तो हम 21 वाले ही देंगे, नाम उसको 25 नहीं देंगे। वो तो कोविड के चक्कर में क्या होगा कि हो नहीं पाई हमारी इस चक्कर में, ठीक है। अगला लिखो इसमें। अब देखो, भारतीय जनगणना में, भारतीय जनगणना में वर्ष 1921 को, भारतीय जनगणना में वर्ष 1921 को, वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि भारतीय जनसंख्या में इस वर्ष, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में इस वर्ष 75 लाख लोगों की कमी हुई थी, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में इस वर्ष 75 लाख लोगों की कमी हुई थी, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में इस वर्ष 75 लाख लोगों की कमी हुई थी, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में इस वर्ष 75 लाख लोगों की कमी हुई थी। 75 लाख लोगों की कमी हुई थी, ठीक है। अब यहां बात ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्टिंग क्यों माना गया 1921 को, क्यों इसको एक अलग नाम दिया गया इस साल को कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जा रहा है, और क्यों ये पेपरों में आता है? उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ये जो घटना है ये होना असंभव है, ये नहीं हो सकता कभी भी। और क्यों नहीं हो सकता? जब तक निहार का शांत नहीं हो जाती हैं, ठीक है। कोई लोग हाथ से चोटियां लेते हैं, जो मुंह से चोटियां ले रही हैं, काहे कान फूंक रही हैं? तुम्हारा कंपैरिजन हुआ था अभी सुबह, एक दिन की सुबह वाले बैच में 2 बच्चे आते, हाँ, निछारिया और पटेल, उसमें से पटेल तुम जानते हो ना, हाँ, रिछारिया पटेल, तो उसमें रिछारिया का पुलिस में हो गया, पटेल का नहीं हो पाया। वजह, वो धुआंधार बातें करता 3 घंटे उससे, जो पटेल है वो भयंकर बोलता उससे, और वो रिछारिया है वो पढ़ता रहता और सुनता रहता, हाँ कुछ नहीं करता, ठीक है।
वो उसको सुनता रहता, बस अपना वो फेस एक्सप्रेशन देता रहेगा ताकि तुमको लगे कि हम सुन रहे हैं, ठीक है। और वो बातें करता रहता। सेम ये बन गया है साहब। बताओ, तुम सोचो, तुम पैसे दे के बातें कर रही हो। संविधान में हमारे पास इतनी इंडिपेंडेंस दी गई है आर्टिकल 21 में कि तुम फ्री में बातें कर सकती हो, तुम पैसे दे के काहे कर रही हो? हैं? पार्क ले जाओ, बढ़िया फ्री में बातें करो। तुम यहाँ आ रही, पैसे दे रही हो, बातें कर रही, बताओ, अच्छी बात है ये? वेरी गुड। तुमने ये स्टॉल भी सुबह पंखी का लगा उड़ रखा है, दूर से दिख जाओगी तुम, हैं? ये कलर ऐसे होते हैं ना, जैसे इनको कुंभ मेले में भेजो, ये खो ही नहीं सकते। कैसे खो जाएंगे ये कुंभ मेले में, बताओ? जैसे किसी को पीली जैकेट पहना के भेज दो कुंभ मेले में, दूर से दिख रहा है वो जा रहा है पीला चमकता है। जैसे इन्होंने जो स्टॉल कलर ढूंढा है, ये इसी को ढूंढा है इन्होंने कि भीड़ में ना खोए हम। चलो अगला लिखो। तो समझो अब कि जो ये घटना थी 75 वाली, ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता जो हुआ था। अब ये बताओ, इंसान की औसत एज यानी एवरेज जो एज है वो 60 है पूरे वर्ल्ड की। अलग अलग देशों की अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की कितनी है? 60। कि इंसान 60 साल तक जीवित रह सकता है और एवरेज में। अब जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हम ही बता दे रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है लो डेथ रेट, यानी कि निम्न मृत्यु दर। जन्म दर बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट बहुत हाई है ह्यूमंस का, और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। मरते कम हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन कैसी होगी? हमेशा बढ़ेगी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में डाउनफॉल होना वो एक आश्चर्य की बात है, वो हो नहीं सकता। उसकी सीधी सी बात यह है कि अगर मान लो 60 साल एवरेज एज है, तो 60 साल में एक मर रहा, जबकि 9 महीने में एक जन्म हो जा रहा, तो अंदाजा लगाओ बर्थ रेट ज्यादा है कि डेथ रेट ज्यादा है? बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। अब जैसे एक सिंपल सा रेशियो समझो, अगर हम तुम्हें एक सिंपल रेशियो बता दें, तो जैसे मान लो किसी को एक 20 साल का, मतलब एक रेशियो ले लें हम 20 ईयर का, बस केवल 20 साल तक ले लें, और 20 साल के रेशियो से अगर हम चलें तो एक एवरेज रेशियो बताता है कि एक फैमिली में 14% जो है वो नए ऐड हो जाएंगे, तब संभवता, कंफर्म नहीं है, तब संभवता है कि एक परिवार की, एक मतलब एक सदस्य की उसमें डेथ होगी। तो यानी जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज वाला ये है, ठीक है। और कभी ऐसा हो नहीं सकता कि तुम डेथ रेट बढ़ा दो और बर्थ रेट घट जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। इंसानों में तो कतई पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो पूरा प्रैक्टिकल देख लो, ठीक है। ये 20 साल का ये लड़का है, ये एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है, ये छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं समझा रहे हम तुम्हें। ये माल्थस थे, एक साइंटिस्ट, उन्होंने जनसंख्या नियम दिया था, और जब महारानी विक्टोरिया ने उनको बुलाया कि हमको समझना है, तो जो एग्जाम्पल हम तुम्हें समझा रहे हैं यही समझाया था उन्होंने महारानी विक्टोरिया को, एक आसान शब्दों में, कि कैसे आप जनसंख्या को समझ सकते हो, ठीक है। देखो इधर तक। अच्छा, माल्थस का नियम लिखते हैं। माल्थस का नियम कहता था कि जो उत्पाद हैं वो गणतीय क्रम में बढ़ते हैं, यानी 1 2 3 4, ठीक है। और जनसंख्या जो है, ये माल्थस का नियम है, घातांकीय बढ़ती है, मतलब 2 4 8 16 32, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां देखो, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है लेकिन उत्पादन हमारे यहाँ कम है, इसलिए भुखमरी के चांसेस बढ़ते हैं और गरीबी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये नियम था माल्थस का। उन्होंने समझाया कैसे वो समझो। ये 20 साल का लड़का है, इसकी शादी हो जाती है, 2 वर्ष बाद इसके 2 बच्चे हो जाते हैं, इसमें हम 2 वर्ष ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। 20 साल बाद ये दोनों 20-20 साल के हो गए, इन दोनों की शादी हो गई, 2 साल बाद इनके 2-2 बच्चे हो गए, ध्यान समझना। फिर 20 साल बाद ये चारों 20-20 के हो गए, और फिर 2 ऐड कर दो इसमें, इनके 2-2 हो गए, ठीक है। लो अब जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और देखो अभी ये कितने के हुए हैं? 66 के होंगे हमारे ख्याल से। हाँ 66 हैं, 20 40 60 62 64 66, ये 66 के हुए अभी। और कितने परिवार में नए हैं? 14 लोग। हमने वही बताया था कि एवरेज है कि उसकी डेथ होगी इसकी, अभी जरूरी नहीं कि होगी। और ये स्टैंडर्ड परिवार है कि हम 2 और हमारे 2, स्टैंडर्ड ही तो बनाया हमने। हमने वो तो नहीं बनाया हम 2 हमारे 25,
अब जरा तुम गुणा करके देखो, हम दो हमारे 25 में करो इसको जरा, फिर कहां जाएगा ये रेशियो? वो जाएगा 550 600 रेशियो एक। जिला घोषित, जिला का मंडल घोषित कर दो सीधा। समझ में आ गई बात? तो कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में डाउनफॉल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो इस हिसाब से काम ही नहीं करती ह्यूमन पॉपुलेशन। और यहां हमारे साथ क्या हुआ था, 75 लाख लोग कम हो गए थे, तो ये इंटरेस्टिंग बात थी। अब कम क्यों हुए थे? ठीक है, तो लिखो नीचे उसके कारण। ठीक है, रीजंस क्या थे? तो पहला रीजन 1916 का बंगाल का अकाल, ठीक है, बंगाल का सूखा, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखो, दूसरा रीजन था 1918 से 1920 का महामारी, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, ठीक है। इसका क्या नाम था? स्पेनिश फ्लू। और इसमें कितनी डेथ हुई थी टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में? विश्व में 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी इसमें। इसमें से भारत में कितने लोगों की मौत हुई थी? 5 करोड़ लोगों की, ठीक है। ये है दुनिया का सबसे डिजास्टर, जो कहा जाता है ना, हम कोविड को मानते हैं कि बहुत बड़ा पेंडेमिक है कोविड। कोविड इसके सामने कुछ नहीं था। 10 करोड़ लोग मरे थे, सोच के देखो जरा। दुनिया में मानव के इतिहास में सबसे बड़ी घटना या महामारी यही थी, स्पेनिश फ्लू। इससे बड़ी कोई महामारी आज तक दुनिया में नहीं आई। और 10 महीने में, और हम कोविड में 2 सालों में 50 लाख लोग मरे हैं 2 सालों में। उसके रेशियो के हिसाब से, आज की जनसंख्या के हिसाब से, तब तो जनसंख्या भी नहीं थी इतनी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रेशियो था। हमारे पास बर्थ रेट थी